हम बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा लंबा उसको आप भाषण कहें कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट पढ़ा था, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चालक की धारिता। मैंने आपको बताया था चालक की धारिता जिसे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं, उसको हम एक तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका था, ये मैं आपको पढ़ा चुका था। इसी में आगे हम बढ़े तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो उस चालक को, जैसे मान लीजिए चालक है, इसके पास में अभी कोई भी आवेश नहीं है। जब आप इसको पहली बार कोई आवेश देंगे तो आपको कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना होता है। लेकिन जैसे ही आपने एक आवेश दे दिया, मान लीजिए धनात्मक आवेश दे दिया है, अब अगर आप एक और धनात्मक आवेश इससे देते हैं, तो ये जो पहला धनात्मक आवेश है, जिसे मैं नंबर 1 कह रहा हूं, और ये जो दूसरा धनात्मक आवेश है जो मैंने अभी इसे दिया है, इसे मैं नंबर 2 कह रहा हूं, तो नंबर 1 धनावेश जो है वो इस नंबर 2 धनावेश का प्रतिकर्षण करता है। और आपको जब इस धनावेश नंबर 2 को यहां लेकर आना है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य अवश्य ही करना होता है। ये जो कार्य आप करते हो, ये इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे ही आप तीसरा आवेश लेकर आते हो, तो अब इस तीसरे आवेश को लाने के लिए आपको इन दोनों आवेशों नंबर 1 और नंबर 2 धनावेश के प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है, और इस प्रतिकर्षण को पार करके, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल लगा करके आपको इस तीसरे धनावेश को लाना होता है। इसमें जो भी कार्य आपको करना होता है, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे 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 चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है, तो चालक में नई स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होने लगती है, यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। हमने ये पढ़ा भी था पहले कि किसी भी चालक का जो विभव है V, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा और दिए गए आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो चालक के विभव में भी वृद्धि होगी। हम ये अगर अल्टीमेटली कहना चाहें, इस पूरी बात को अगर एक लाइन में हम कहना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के को आवेश अगर हम दें, तो आवेश में वृद्धि करने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि किसी चालक के विभव में जो परिवर्तन होता है, वो इसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू Q। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q को हम V इज प्रोपोर्शनल टू Q नहीं लिख करके Q इज प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं, जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि चालक को दिया गया आवेश विभव में वृद्धि या विभव में परिवर्तन के समानुपाती है। लेकिन इसको पढ़ते समय हमें उल्टे रूप में पढ़ना पड़ेगा, विपरीत दिशा में पढ़ना पड़ेगा। हम कहेंगे कि किसी चालक के विभव में परिवर्तन, किसी चालक के विभव में परिवर्तन या विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। और इसको लिखने का कारण क्या था, ये भी मैंने आपको बताया था, तो उस पर भी हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में लिखा तो क्या होना चाहिए, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो एक स्थिरांक हमें जो लेना होता है वो होता है 1/C। लेकिन हमारी आदत में 1/, स्थिरांक लिखने की आदत नहीं है, हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके सीधे स्थिरांक लिखने की आदत है। हालांकि 1/, स्थिरांक भी स्थिरांक ही होता है। एक में यदि आप किसी स्थिरांक का भाग दोगे तो एक नया स्थिरांक हमारे पास में आएगा। तो हमारी आदत में नहीं है, इस वजह से हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका हमारा चेंज कर दिया, और हमने कहा कि भाई इसको सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पर। लिखना चाहिए था हमें V इज प्रोपोर्शनल टू Q, और V इस प्रोपोर्शनल टू घटाने के बाद में 1/C हमारे पास में स्थिरांक आना चाहिए था। तो ये जो है, ये हमारा लिखने का पैटर्न जो शुरुआती दौर से बना हुआ है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट है। हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो सीधे इसकी जगह को स्थिरांक लिख देते हैं, लेकिन अब की बार हमने 1/, स्थिरांक लिखा है। तो ये थोड़ा सा हमारे पैटर्न के खिलाफ है, और उस चीज से बचने के लिए कि आप कोई गलती नहीं करें, हम इसको लिखते समय थोड़ी सी सतर्कता बरते हैं। और हमें लिखना तो चाहिए था V इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी चालक के विभव में परिवर्तन उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, परंतु हम इसको लिखते हैं इसका थोड़ा सा अगेंस्ट है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और ऐसा ही हम ओम के नियम में भी करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी चालक को के विभव में परिवर्तन लिखा है हमने, चालक को का आवेश विभव में परिवर्तन के समानुपाती है, लेकिन पढ़ते समय हम क्या कहेंगे कि चालक के विभव में परिवर्तन इसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए
Q इज प्रोपोर्शनल टू V है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट हम काम में लेते हैं और वो कांस्टेंट है C। ये जो कांस्टेंट है इसे समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है, इसे चालक की धारिता भी हम कहते हैं। अब अगर हम यहाँ से C की वैल्यू निकालना चाहें तो C की वैल्यू होगी Q अपॉन V। मैं यहां से कह सकता हूं कि यदि V का मान 1 वोल्ट हो जाए तो जो Q का मान होगा वही C का मान आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चालक के विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए जितना आवेश आपको देना पड़े वही चालक की धारिता है। किसी चालक के विभव में इकाई परिवर्तन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा या चालक को दिए गए आवेश की मात्रा चालक की धारिता के तुल्य होती है। अब मैंने यहां शब्द ये नहीं कहा है कि दिए गए आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। आवेश को हम चालक की धारिता नहीं कह सकते। हाँ, उसका जो मान है वो धारिता के तुल्य होगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक चालक है, उस चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने के लिए आपको 3 कूलाम आवेश देना पड़ा। तो 3 कूलाम जो है उसकी धारिता नहीं है, लेकिन ये जो 3 है ये धारिता के तुल्य है। यानी हम कहेंगे उसकी धारिता कितनी होगी? 3 कूलाम प्रति वोल्ट। 3 कूलाम नहीं है, लेकिन 3 कूलाम के तुल्य धारिता ही उस चालक की धारिता होगी, जो कि 3 कूलाम प्रति वोल्ट होगी। और कूलाम प्रति वोल्ट जो है वो फैराड के बराबर होता है, तो इसकी धारिता हो जाएगी 3 फैराड। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए, किसी चालक के विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए चालक को दिए गए आवेश की मात्रा चालक की धारिता के तुल्य होती है। अब अगर हम ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी Q बराबर CV, इसको अगर मैं सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से मैच करूं तो हम देख सकते हैं कि y अक्ष पर हमारे पास में आवेश Q है और जो x अक्ष है उस पर हमारे पास में कौन है? विभव V है। y अक्ष पर Q आ गया, x अक्ष पर V आ गया। अब अगर हम इस ग्राफ को बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सेकंड समीकरण में जो C है वो C एक ऐसा पद है जिसमें ना तो x है ना ही y है। तो हमारे पास में C कौन होना चाहिए? C एक ऐसा पद होना चाहिए जिसमें कि x अक्ष पर लिखी हुई राशि ना तो V हो और ना ही y अक्ष पर लिखी हुई राशि Q हो। तो ऐसा तो कोई पद हमारे पास में है ही नहीं है, तो अपन उसको 0 मान लेते हैं। यानी हमारे पास में C क्या हो गया? 0। आप ध्यान रखें कि किसी भी समीकरण में पहली बात तो जिनके मध्य ग्राफ आप बना रहे हो उन दोनों की घात, ध्यान से सुन लें एक बार और, कि जो ग्राफ आप बना रहे हो, जिनके मध्य आप ग्राफ बना रहे हो Q बराबर CV, इनमें Q और V दोनों के मध्य ग्राफ बना रहे हो, अगर इन दोनों की घात 1 हो तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी इन दोनों के बीच का जो ग्राफ हो कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। दूसरी बात कि यदि समीकरण में जिनके मध्य ग्राफ बना रहे हो यानी Q और V, उसके अलावा कोई पद नहीं हो, तो आप देखेंगे कि एक पद तो Q का है और दूसरा पद जो है वो V का है। C और V अलग अलग पद नहीं है, दोनों जब गुणा हो रहे तो ये एक ही पद कहलाएंगे। तो 2 ही पद है हमारे पास में, एक Q का और एक V का, इसके अलावा कोई भी पद नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो समीकरण है इसका ग्राफ हमेशा 0 से प्रारंभ होगा। और इस ग्राफ के लिए जो x अक्ष यानी V है, इससे जो थीटा आ रहा है उस थीटा की जो स्पर्शजा है यानी कि tan थीटा, वो इस कांस्टेंट C के बराबर होगी। ठीक है। अब अगर मैं 2 ग्राफ बना दूं, ग्राफ नंबर 1 सॉरी, ग्राफ नंबर 2, तो आप देखेंगे कि ग्राफ नंबर 1 के लिए कोण कम है और ग्राफ नंबर 2 के लिए कोण ज्यादा है। तो ग्राफ नंबर 1 के लिए कोण कम है तो उसके tan थीटा का मान कम आएगा, और ग्राफ नंबर 2 के लिए कोण ज्यादा है तो उसके tan थीटा का मान ज्यादा आएगा। जिसके tan थीटा का मान ज्यादा आएगा उसके लिए C का मान भी ज्यादा आएगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू C। यानी हम कह सकते हैं ग्राफ नंबर 1 के लिए C का मान कम है और ग्राफ नंबर 2 के लिए C का मान ज्यादा है। ये हम पढ़ चुके थे, ये मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं केवल इसको रिवाइज करा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक है आगे। अब अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि धारिता का जो सूत्र है C वो है Q अपॉन V। तो Q का जो मात्रक है वो है कूलाम और C का जो V का जो मात्रक है वो है वोल्ट। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको एक नया नाम दिया गया है फैराड, F। अब अगर मैं इस कूलाम प्रति वोल्ट को लिखना चाहूं तो कूलाम की जगह कूलाम है और वोल्ट होता है जूल प्रति कूलाम।
ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो कूलाम एक ऊपर पहले से है, एक कूलाम और आ गया तो हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। तो ये एक नया मात्रक भी आ गया हमारे पास में, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। अब अगर मैं कूलाम की जगह इसका ऐसा ही मात्रक रखना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम की जगह आ गया एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलाम का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बटा जूल। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है जिसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात -2। अब आपको क्या करना है, उस ऊपर वाले ब्रैकेट को खोल देना। ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे और इन सबको भी ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम की घात हो गई है -1, मीटर की घात हो गई है -2, एम्पियर की घात हो गई है 2, सेकंड की जो घात है वो स्क्वायर हो गया है और नीचे से जो सेकंड की घात -2 है ये भी ऊपर गया तो सेकंड की घात +2 हो गया। सेकंड की घात 2 और सेकंड की घात 2 दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो सेकंड की घात 4 हमारे पास में आ जाएगी। तो ये हमारे पास में इसका मात्रक आ गया है किलोग्राम इनवर्स मीटर की घात -2, सेकंड की घात 4 और 1 एम्पियर की घात 2। ये इसका हमारे पास में ऐसा ही मात्रक है। अगर मैं इससे विभा निकालना चाहूं तो किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है तो द्रव्यमान की विभा m जिसकी घात -1 हो जाएगी। मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी के लिए l की घात -2। सेकंड समय का मात्रक है जिसके लिए t हम काम में लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा आपके पास में t⁴। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है तो इसके लिए a ही हम काम में लेते हैं विमीय सूत्र भी, तो इसका जो विमा है वो हो जाएगी m⁻⁻1 l⁻2 t⁴ और a⁴ तो ये हम पढ़ चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट चला हूं। धारिता के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके अन्य मात्रकों की हम बात करें तो मिली फेरेड, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिको फेरेड है। यहाँ पर मिली, माइक्रो, नैनो और पिको के लिए हम क्रमशः 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9 और 10 की घात -12 काम में लेते हैं। यानी मिली को जब भी आपको हटाना होगा तो आप 10 की घात -3 लगा दीजिए, या 10 की घात -3 को हटाना हो तो इसकी जगह मिली लगा दीजिए। माइक्रो के लिए 10 की घात -6, नैनो के लिए 10 की घात -9 और पिको के लिए 10 की घात -12। यदि हमें इसका सीजीएस मात्रक ज्ञात करना है तो हम ये कह सकते हैं कूलाम की जगह हम इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम, और वोल्ट की जगह इसका सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट हम ले सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट को तो 1 कूलाम में 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है और 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास में जो गुणा भाग करने के बाद में 1 फेरेड का मान आएगा वो आएगा 9 × 10 की घात 11 स्टेट फेरेड। ये भी हम पढ़ चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें भी जल्दी आगे बढ़ा हूं। अब अगर मैं 1 फेरेड की परिभाषा देना चाहूं तो 1 फेरेड की परिभाषा के लिए हम सब जानते हैं C बराबर होता है Q/V। यदि Q का मान 1 कूलाम हो और V का मान 1 वोल्ट हो तो डेफिनेटली जो C है उसका मान 1 फेरेड अपने पास आएगा। तो हम इसी से परिभाषा बनाएंगे, हम कहेंगे कि यदि किसी चालक के आवेश में इकाई वृद्धि करने पर इसके विभव में इकाई वृद्धि हो तो समझ लीजिए कि चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। ऐसा चालक जिसको 1 कूलम आवेश देने पर इसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन होता है उसकी धारिता 1 फेरेड होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे, मैं केवल इसको आगे रफली बढ़ा रहा हूं। विद्युत धारिता हमेशा धनात्मक होती है, मैं आपको बता चुका था। विद्युत धारा ना तो दिए गए आवेश पर निर्भर करती है ना ही विभव पर निर्भर करती है। आप सोच रहे होंगे आवेश और विभव पर निर्भर क्यों नहीं करती है, क्योंकि आवेश के बढ़ाने पर विभव भी उतने ही गुना बढ़ता है। ये दोनों बराबर अनुपात से बढ़ते हैं, इसलिए इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ना तो विभव पर निर्भर करती है ना आवेश पर निर्भर करती है, ये चालक की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है। और प्रत्येक चालक के लिए जो धारिता है उसकी एक अधिकतम सीमा होती है, उसका अधिकतम मान होता है। उससे ज्यादा अगर आवेश आपने दे दिया है तो उसके आसपास की जो वायु है वो एक चालक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी और जो आवेश है वो वायु में विसर्जित हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कहें तो चालक की जो धारिता है वो चालक के साइज पर निर्भर करती है। चालक की जो धारिता है उसको उसके समीप रखा हुआ अन्य चालक प्रभावित कर सकता है। ये जो सेकंड तथ्य है इसी को हम संधारित्र सिद्धांत के रूप में काम में लेंगे। और माध्यम का जो परावैद्युतांक है उस पर भी ये निर्भर करती है, ये भी हम पढ़ चुके थे। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था गोलीय चालक की धारिता, तो इस पर भी हम थोड़ी सी नजर कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि आपके पास में एक कैपिटल R त्रिज्या का चालक है, इसे Q आवेश दिया गया है।
तो धारिता का सूत्र हम सब जानते हैं, C बराबर होता है Q अपॉन V। अब किसी गोलीय चालक के लिए अगर पृष्ठ पर मैं विभव का मान निकालना चाहूं या इसके अंदर विभव का मान निकालना चाहूं, तो हम सब जानते हैं V बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। ये जो V का मान है, ये समीकरण नंबर जो 1 है, या हम कहें C बराबर Q अपॉन V है, इसमें आप V का मान रख दीजिए। तो C अपनी जगह है, Q अपनी जगह है, और V की जगह आगे आपके पास है 1 इंटू Q बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू R बराबर 4πε0 इंटू R। हमने क्या किया है, केवल इस 1 और Q को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है, और 4πε0 और R को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है। अब जो कच्चा है उसको हम आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों? आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं एक बार नेटवर्क चेंज कर लेता हूं। हेलो यस सर। सर आ रही है? चलो, तो गोलीय चालक की धारिता वाला सूत्र हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, किसी भी गोलीय चालक के लिए मान लीजिए इसकी त्रिज्या कैपिटल ऑफ R है और इसे Q आवेश दिया गया है, तो स्थिति में हम कह सकते हैं जो धारिता है उसका मान होगा C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, अब ये जो V है इसकी हम बात करें तो गोलीय चालक का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन ऑफ नॉट 4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 4πε0 इंटू R है और इंटू Q है, इसको हम ये जो मान है V का, ये हम इसमें रखेंगे ऊपर समीकरण में। इसके लिए C बराबर Q, V का मान रखते समय हम क्या करेंगे, 1 और Q को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में Q आ जाएगा, और नीचे जो आपके पास में 4πε0 इंटू R है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4πε0 इंटू R आपके पास में आ जाएगा। ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या जाएगा, 4πε0 इंटू R। ये किसी गोलीय चालक कहलाती है। अब देखो, इस पर रिवाइज कर रहा हूं सूत्र को, हालांकि आपको इसको आगे नहीं है, लेकिन हमारे कैसे काम मानते हैं, जो K का मान होता है वो होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यहां से 4πε0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? K बराबर 1/4πε0 है, तो 4πε0 का मान कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? 9 × 10⁹ न्यूटन अरे मीटर स्क्वायर अपन कूलम का स्क्वायर। जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दें। K बराबर 1/4πε0 है, इस सूत्र से 4πε0 का मान निकालना हो तो वो कितना आएगा? इस सूत्र से निकालना है आपको। वेरी गुड सर, इसका रेसिप्ट 1/9 इंटू 10⁻⁹ 1/K, और K की वैल्यू जब हम रखेंगे तो 9 × 10⁹ हमें रखना है, पर फिलहाल मैं सूत्र के हिसाब से देख रहा हूं तो इसे मैं 1/K कह सकता हूं। ठीक है, अब ये जो मान है ये C बराबर 4πε0 में रख दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा C बराबर 4πε0 की जगह आ गया C बराबर R/K। ये किसी गोली के पास में आ जाएगा C बराबर R/K। तो इसका फायदा क्या होगा, अब आपको जब भी आप सूत्र में मान रखेंगे, जब भी आप C का मान निकालने का प्रयास करेंगे गोलीय चालक के लिए, तो 4π और ε0 तीनों का मान आपको रखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप K का मान रख दीजिए। ठीक है, अब देखो इसी में एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है, पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए।
पृथ्वी की धारिता हमें ज्ञात करनी है। हम सब जानते हैं पृथ्वी जो है वो एक चालक है और गोलाकार उसकी आकृति है। सी बराबर 4 पाई इंटू आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो बच्चों, पहली गलती न्यूमेरिकल में आप ये करते हैं, आप हमेशा क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में मान तो रखेंगे लेकिन मात्रक नहीं लिखते। बहुत सारी जगह पर देखा है, बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने ये नोटिस किया है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी ये नोटिस किया है कि वो भी कई बार क्या करते हैं, जल्दी, हालांकि वो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनके पास में समय क्लास का जो है वो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ही होता है, उसमें हमें सिलेबस भी कराना होता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपको मात्रक नहीं पता है तो देख कर लिखिए, पर लिखिए। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मात्रक देख करके लिखेंगे तो छठी बार आपको अपने आप याद हो जाएगा। नॉट का मान निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर ऑन कूलम। अभी भी आवाज कट रही है क्या वापस? यस सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर। आज बच्चों नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, एक्चुअल में क्या होता है कि जन्माष्टमी है, सभी सब विश कर रहे होंगे तो सभी नेटवर्क को यूज में लेते हैं सुबह सुबह, इसलिए शायद हो सकता है ऐसा हो रहा हो। अब आ रही है प्रॉपर या अभी भी कट के आ रही है? सर आ रही है। नहीं सर, आ मेरी रही। आवाज आ रही है ठीक है। तो जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है वो 1/9 इंटू 10 कूलम स्क्वायर होगा। ये मान हम रखेंगे कहां पर, ये मान हम रखेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R में। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो वो कितना है 1/9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और R है पृथ्वी की त्रिज्या जिसका मान होता है 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। बस आपको एक सिंपल सा गुणा भाग करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, तो ये आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूं। देखो मीटर से एक घात तो मीटर की ये कट गई, ठीक है। और आपके पास में जो रह गया है वो है आपके पास में एक तो ये रह गया, ऊपर तो 6.4 और नीचे रह गया आपके पास में 9 इंटू 10 की घात 6 तो ऑलरेडी है ऊपर, ठीक है। 10 की घात 9 को ऊपर ले जाओगे तो जाएगा 10 की घात -9, ठीक है। और जो मात्रक है हमारे पास में ऊपर तो आ जाएगा आपके पास में कूलम का स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर ऊपर आपके पास में न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। 6.4 में जब आप 9 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 0.711 इंटू 10⁻⁶ माइनस 9 10⁻⁻3, ठीक है। और ऊपर कूलम स्क्वायर आपके पास में एज इट इज है, न्यूटन इंटू मीटर जो है वो जूल के बराबर होता है, तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल, ठीक है। अब देखो इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसे देखते हैं। तो 0.711 इंटू 10⁻, आपके पास में -3 है। मैं इसे अगर पॉइंट को 3 संख्या आगे लेकर के जाऊं, राइट में लेके जाऊं, तो आपके पास में हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 नंबर एक बार। और ऊपर जो कूलम है उसको अपन लिख सकते हैं, ऊपर जो अपने पास में है उसको अपन लिख सकते हैं कूलम इंटू कूलम बटा जूल। अब देखो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, तो कूलम बटा जूल बराबर क्या हो जाएगा 1/वोल्ट, 1/वोल्ट बराबर हो जाएगा कूलम बटा जूल। तो कूलम बटा जूल की जगह हम, या फिर इसका उल्टा भी आप कर सकते हो कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है वोल्ट। देखिए यहां से हम निकालेंगे इसका मात्रक निकालेंगे अभी हम, तो कैसे हम निकाल सकते हैं।
जूल प्रति कूलाम बराबर होता है वोल्ट, तो जूल बराबर हो जाएगा कूलाम इंटू वोल्ट। ये मान ऊपर ऊपर रख दीजिए आप, तो आपके पास में क्या आ जाएगा देखते हैं। आपके पास में आ जाएगा 711 इंटू 10 की घात माइनस का 6 कूलाम इंटू कूलाम बटा जूल की जगह आ जाएगा वोल्ट, तो कूलाम से कूलाम बच गया कूलाम प्रति वोल्ट। 711 इंटू 10 की घात माइनस का 6 कूलाम बटा वोल्ट, और कूलाम बटा वोल्ट बराबर होता है, हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 फेरेड। 10 की घात माइनस 6 को हटाएंगे तो आपके पास में जो है वो आ जाएगा माइक्रो, यानी कि आपके पास में हो जाएगा टोटल 711 10 की घात माइनस 6 की जगह माइक्रो और फेरेड की जगह फेरेड, तो 10 की घात ये सॉरी 711 माइक्रो फेरेड, ये हमारे पास में पृथ्वी की धारिता आ गई है। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं और उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। बीच बीच में आवाज कट रही है, मैं वीडियो डाल दूंगा बेटा। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, वरना क्या है कि अगला टॉपिक फिर वो सही से नहीं हो पाएगा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं। हाँ बोलिए बेटा।